बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज की श्रृंखला में जो आज की डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे हम थाइसिस के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में जिसको हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, यह एक बहुत ही घातक बीमारी मानी जाती है। अगर इसका सही ढंग से इलाज न किया जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट न दिया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है और ये प्राण घातक बीमारी का रूप ले लेती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है। ये क्यों हो जाती है, तो इसका कारण जानने के लिए हमें देखना होगा इसका काज में आपको बताया गया कि यह एक बैसिलाई है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने सर्च किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, उसका नाम था रॉबर्ट कोच, जो 1882 में ही ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की खोज कर लिया था। तो इसका कारण आपको पता लगा। ये ट्यूबरकुलोसिस जो इतनी घातक बीमारी है, क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, तो इसका एक ही कारण है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये बैक्टीरिया जब बॉडी में एंट्री कर जाता है तो फिर अपना इन्फेक्शन फैलाना शुरू करता है और यह शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन जो सबसे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस, सबसे सामान्य तरीके की ट्यूबरकुलोसिस मानी जाती है, उसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मो का मतलब हो गया लंग, यानी वह ट्यूबरकुलोसिस जो लंग में इन्फेक्शन फैलाने के बाद होती है उसको नाम देते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये देखिए आगे लिखा भी है कि फेफड़े में इन्फेक्शन। जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई फेफड़े में पहुंचता है और वहां पर इसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वहां पर ट्यूबरकिल का मतलब होता है स्मॉल एलिवेटेड पार्ट, छोटा सा फुंसी के रूप में उभरा हुआ पार्ट। लेकिन जब जहां बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस हो जाते हैं, बहुत सारे ट्यूबरकिल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको हम नाम दे देते हैं ट्यूबरकुलोसिस। यानी बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस का एक ग्रुप में दिखना। और कहां पर, पल्मोनरी मतलब पल्मों में, यानी लंग के अंदर जब बहुत सारे छोटे छोटे फुंसियों जैसे ट्यूबरकिल्स बन जाते हैं, किसके वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के इन्फेक्शन के वजह से, तो उस प्रॉब्लम का हम नाम देते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी वह ट्यूबरकुलोसिस जो लंग के अंदर आ चुकी है, हो चुकी है। इसमें होता क्या है, फेफड़े का इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें लक्षण आपको क्या मिलेगा, तो एक्सेस फटीग, मतलब अत्यधिक थकान की फीलिंग का होना। यह इन्फेक्टेड व्यक्ति को आप कोई काम धंधा बताइए तो वो करने के पहले ही थक जाता है, या थोड़ा बहुत करता भी है, लेकिन जितना आपके देखने में उसने किया उससे कई गुना उसको थकान की फीलिंग हो जाती है। और दूसरा जो लक्षण बताया गया, लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी शरीर का वजन घटना शुरू हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी वजन का घट जाना, लॉस होना, नुकसान होना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगले नंबर पर जो लक्षण बताया गया वो है एनोरेक्सिया, यानी भूख न लगना। तो जो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति खाएगा नहीं, जिसे भूख नहीं लगेगी, तो प्रॉपर अपना फूड इंटेक भी नहीं करेगा, पूरा भोजन नहीं लेगा, क्योंकि उसको अंदर भूख का अभाव है, वो खाने की इच्छा उसके अंदर बहुत कम लेवल की है। तो जो व्यक्ति पूरी भूख के साथ भोजन नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी वेट। ऐसे व्यक्ति का वजन तो घटना स्वाभाविक है। और जो अगला लक्षण बताया गया, खास तौर से महिलाओं में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं एमिनोरिया। मिनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुएशन और ए का मतलब एब्सेंट। तो मिनोरिया में पहले लग गया ए, यानी मिनोरिया का एब्सेंट होना, यानी मेंस्ट्रुएशन का बंद होना, एब्सेंट हो जाना,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर ब्लड का लॉस होता है, तो जब लैक अमाउंट में ब्लड रहेगा तो ये प्रॉब्लम तो स्वाभाविक है। जब महिला के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड वॉल्यूम नहीं रहेगा तो फिर वो एमेनोरिया का शिकार होएगी और उसका मेंस्ट्रुएशन क्लोज हो जाएगा। अगला जो लक्षण बताया गया वो है सायंकाल बुखार का होना, यानी इवनिंग के समय इससे संक्रमित व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली रेज करना शुरू कर देता है, बढ़ने लगता है। जैसे ही शाम होती है बुखार उसका चढ़ने लगता है। दिन भर भले ही वो ठीक हो, लेकिन शाम होते होते वो बुखार से ग्रसित हो जाता है। अगला लक्षण बताया गया खांसी एवं गले में खराश का होना। उसे बार बार कफिंग होगी, खांसी आएगी और उसके गले में खराश हो जाएगी, यानी हल्की फुल्की घाव हो जाएगी। अगला जो पॉइंट बताया गया नाइट स्वेटिंग, रात्रिकालीन समय में उस व्यक्ति को स्वेटिंग यानी अत्यधिक मात्रा में पसीना होएगा, जिसको हम नाम देते हैं नाइट स्वेटिंग, यानी जैसा नाम वैसा काम, रात्रिकालीन अत्यधिक पसीना का होना। अगला लक्षण बताया गया स्लाइट पल्पिटेशन, उसका जो पल्पिटेशन धड़कन होगी वो हल्की हो जाएगी और क्या होगा रैपिड पल्स, ये जो पल्स आप काउंट करते हो वो थोड़ा रैपिड हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और क्या होगा चेस्ट पेन, यानी उसके छाती में, सीने में या चेस्ट कह लीजिए या थोरेसिक कैविटी में कह लीजिए, थोरेक्स में क्या होगा पेन की फीलिंग होगी, क्योंकि ये लंग्स तो वहीं पर हैं। जब इनके अंदर इन्फेक्शन होगा तो पेन होना वो उसका कॉन्कोमिटेंट है, स्वाभाविक बात है कि चेस्ट में पेन की फीलिंग तो होएगी ही। अगला लक्षण जो बताया गया हिमाप्टिसिस। हिमाप्टिसिस क्या है? इसमें दो वर्ड का यूनियन है, हीम प्लस इमेसिस। इमेसिस माने उल्टी बमन का होना और हीम का मतलब ब्लड, यानी ट्यूबरकुलोसिस से संक्रमित व्यक्ति जब उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, तो उसमें ब्लड के छींटे दिखाई देने लगते हैं, या कभी कभी तो वो ब्लड की ही वोमिटिंग करने लगता है। और अगर बहुत एडवांस स्टेज में इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो सीधे ब्लड की ही वोमिटिंग होने लगती है। तो ये सारे लक्षण आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे एक्सेस फटीग, लॉस ऑफ बॉडी वेट, भूख का न लगना, महिलाओं में एमेनोरिया, सायंकालीन बुखार का रेज करना, खांसी एवं गले में खराश की शिकायत करना, रात्रिकालीन पसीना अत्यधिक मात्रा में होना, पल्पिटेशन का स्लाइट हो जाना, कम हो जाना, और रैपिड पल्स का रैपिड हो जाना, चेस्ट में पेन होना और हिमाप्टिसिस की प्रॉब्लम मतलब वोमिटिंग में ब्लड का आना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया 3 से 6 वीक्स, यानी जिस दिन ये बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करेगा उसके 3 सप्ताह बीतते बीतते या अधिकतम 6 सप्ताह बीतते बीतते इसके इन्फेक्शन के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे और ये क्लियर हो जाता है कि यह व्यक्ति इससे संक्रमित है। मोड ऑफ स्प्रेड या इसका इन्फेक्शन कैसे कैसे फैलता है, तो इसमें पहला सोर्स जो बताया गया वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट या यूं कह लीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसमें छोटे छोटे पानी की बूंदें बॉडी के बाहर आके एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया ड्रॉपलेट, यानी छोटी छोटी बूंदों का होना। तो उस छोटी छोटी बूंदों में ये माइकोबैक्टीरियम उपस्थित होता है और जब अगल बगल का व्यक्ति, उसके क्लोज का व्यक्ति इनहेलेशन करता है तो उस इंस्पिरेशन के साथ ये जो बैक्टीरिया है हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में पहुंचकर उसको इन्फेक्ट कर देता है। दूसरा बताया गया इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। ये संक्रमित व्यक्ति जब बार बार खांसता है, जो बलगम या स्पूटम निकलता है
वो धूल में मिट्टी में गिरता है तो उसके साथ से बैक्टीरिया भी वो आ जाता है और उस डस्ट में वो प्रेजेंट हो जाता है, उपस्थित रहता है। और जब वो डस्ट जब उड़ती है और दूसरा हेल्दी व्यक्ति वहाँ पर इंस्पिरेशन करता है, इनहेलेशन करता है, सांस लेता है, तो उसके साथ ये डस्ट पार्टिकल उसके बॉडी में एंट्री कर जाते हैं और वो अपने साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को भी लेकर के जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और क्या बताया गया, डिस्चार्जेज ऑफ पेशेंट, संक्रमित व्यक्ति के बॉडी से जो भी डिस्चार्ज होता है, चाहे वो खांसता है, थूकता है, जो बलगम निकलता है या वोमिटिंग करता है या उसका स्टूल, यूरिन, जो भी डिस्चार्जेज हैं, कहीं अगर वुंड है, पस, ये तमाम जो डिस्चार्जेज होते हैं वो कहीं न कहीं अपने साथ इस माइकोबैक्टीरियम को लेकर के आते हैं और अगर उनका प्रॉपर तरीके से विसंक्रमित करके डिस्ट्रॉय ना किया गया तो फिर वो दूसरे हेल्दी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेते हैं। चौथा पॉइंट बताया गया, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। यदि कोई इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति कोई चीज खाता है या पीता है तो अगर वो उसका जूठा उसका प्रयोग किया गया, कोई हेल्दी व्यक्ति अगर यूज कर लेता है तो ये निश्चित रूप से मानिए कि उसमें ये जो फूड और ड्रिंक है कंटामिनेटेड हो चुका होगा और उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की उपस्थिति हो चुकी होगी और दूसरा हेल्दी व्यक्ति जब उसको इंटेक करेगा, खाएगा या पिएगा तो फिर वो निश्चित रूप से मानिए कि इन्फेक्टेड हो जाएगा। पांचवा जो सोर्स ऑफ ये स्प्रेड बताया गया वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट क्लोज में है, टच में है, तो फिर उसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छठवां है इन्फेक्टेड पेरेंट्स। अगर माता पिता इस प्रॉब्लम से या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से पीड़ित हैं तो ये जो बैक्टीरिया है माता पिता के द्वारा नवजात शिशु या बच्चे में पहुंच सकता है। सातवां जो बताया गया, मक्खियों के द्वारा। जब ये कोई संक्रमित व्यक्ति ये डिस्चार्जेस करता है तो उस पर ये मक्खियां स्वाभाविक रूप से जाकर के बैठ जाती हैं और ये मक्खियां जब वहां से उड़ती हैं तो फिर स्वस्थ व्यक्ति के खाने पीने की चीजों पर आकर के बैठ जाती हैं और उनके पैरों में वो चिपका हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई उस हेल्दी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और अगला जो बताया गया, अनपास्चुराइज्ड मिल्क का सेवन। ये आठवां जो सोर्स ऑफ स्प्रेड है, इसमें आता है अनपास्चुराइज्ड मिल्क का सेवन, यानी संक्रमित दूध का सेवन। प्राय आप देखते हैं खासतौर से विलेज एरिया में कि लोग काऊ का, बफेलो का दूध जब निकालते हैं तो डायरेक्ट अपने मुंह माउथ में उस दूध को छोड़ते हैं और पी जाते हैं। या कोई परिवार का छोटा बच्चा वहाँ कटोरा लेके गिलास लेके आ गया तो उसको एक गिलास दे देते हैं, पी लो बेटा। लेकिन ये क्या है, वो दूध अनपास्चुराइज्ड है। जब तक दूध को काफी हाई टेम्परेचर पर बॉयल न कर ले नहीं पीना चाहिए, अन्यथा इस बीमारी के फैलने का वो दूध एक सोर्स हो सकता है। आगे आपको बताया जाएगा कि पशुओं में भी ये बीमारी हो सकती है, यानी गाय भैंस में भी ये हो जाती है, जानवरों में भी हो जाती है और उनके मिल्क के माध्यम से ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाता है। तब जब वो अनपास्चुराइज्ड मिल्क का सेवन करता है तब, यानी अच्छी तरह से उबले हुए दूध का इस्तेमाल नहीं करता है तो ये खतरा हो सकता है। अब आ जाइए इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो पहला बताया गया उपाय अर्ली डायग्नोसिस, यानी व्यक्ति की डायग्नोसिस यदि प्रिमिटिव स्टेज में हो जाती है तो फिर उसको स्वस्थ करने में या उसकी रिकवरी करने में या उसका हेल्थ रिस्टोर करने में काफी आसान हो जाता है। लेकिन वही चीज जब
आप लेट डायग्नोसिस करते हैं, बहुत एडवांस स्टेज में बीमारी चली गई हो, संक्रमण पहुंच गया हो, फिर आप इलाज करना शुरू करते हैं तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा जो उपाय बताया गया, डार्ट्स की मदद लेना। ये सरकारी सेंटर्स पर जो DOTS डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, जिसको हम एक टर्म देते हैं DOTS यानी डार्ट्स, तो इसकी मदद लेकर के और हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा उपाय जो बताया गया, ये इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर देना चाहिए। उसको जो खाने पीने की चीजें हैं, उसके बर्तन बर्तन अपने कपड़े लत्ते जो भी है वो सब आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि छुआछूत के द्वारा दूसरे व्यक्ति के बॉडी में एंट्री न कर पाए। जो चौथा उपाय बताया, रोगी के डिस्चार्ज पदार्थ का उचित तरीके से विसंक्रमण करके नष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके स्पूटम को या बलगम को ले जाकर कहीं भी आपने फेंक दिया, नहीं, ऐसा करने से कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति भी उसके संक्रमण में आ सकता है। इसलिए रोगी जो भी डिस्चार्जेज करता है, पहले उसको विसंक्रमित करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, इसके बाद तो उसे नष्ट करना चाहिए। पांचवा जो बताया गया, हेल्थ एजुकेशन। जैसा कि आप वायरस और बैक्टीरिया बॉर्न डिजीजेज में ये बहुत कॉमन पॉइंट आप देख रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन, यानी ऐसे लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं और इन बीमारियों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, वो जाने अनजाने इसके संक्रमण में आ जाते हैं। तो हमें जो लोग इस चीज को जानते हैं, उनको चाहिए कि जन सामान्य को इसके बारे में बताएं कि बीमारी कैसे फैलती है, फैलने के बाद व्यक्ति की क्या कंडीशंस हो सकती है, उसका लक्षण क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट, उससे बचने का उपाय क्या होगा। तमाम ज्ञान से इसके बारे में लोगों को जागरूक करके भी बचने का एक रास्ता बनाया जा सकता है। छठवां जो हम करते हैं वो वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन में इसका प्रोमिनेंट टीका जो है BCG। ये जो टीका है, इसको हम जन्म के समय ही नवजात को 0.05 ml के डोज में IV रूट के द्वारा, इंट्राडर्मल रूट के द्वारा हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि ये उसकी लाइफ को सुरक्षित कर सके। अब हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में जानना चाहेंगे, आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर पहला पॉइंट जो है डायग्नोसिस बनाने के लिए कि वास्तव में यह व्यक्ति इसी से ट्यूबरकुलोसिस से ही संक्रमित है या फिर किसी अन्य बीमारी से संक्रमित है। दूसरा, स्पूटम, बलगम की जांच करना। वो जो डिस्चार्ज करता है स्पूटम, उसकी पैथोलॉजिकल जांच कर लेनी चाहिए। तीसरा, चेस्ट का एक्सरे कर लेना चाहिए। चौथा, बायोप्सी कर लेना चाहिए, यानी प्यूसी का फ्लूइड निकाल करके और उसका पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। या फिर ऐसी फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी, उसका थोड़ा सा सेल्स निकाल करके और उसका पैथोलॉजिकल टेस्ट कर लेना चाहिए। मैंटॉक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट यह एक इंट्राडर्मल परीक्षण होता है, जिसमें हम एक तरह की ये प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होती है, जो 0.1 ml के अमाउंट में लेकर के और 4 आर्म में इंट्राडर्मल रूट से इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और जहां पर इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके चारों तरफ एक निशान बना देते हैं सर्कुलर। फिर इसका परीक्षण हम 48 से 72 घंटे के बाद निरीक्षण करते हैं। यदि इसमें कुछ चकत्ते जैसा या स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, ये तमाम लक्षण अगर मिल जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि वह पर्सन, वह व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। अगर उस इंजेक्शन के
चारों तरफ जो सर्किल है इसमें कुछ नहीं दिखता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तो हम मान लेते हैं कि वह व्यक्ति नॉन इन्फेक्टेड है और वो इससे इन्फेक्टेड नहीं है, वो निगेटिव है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन का सोर्स क्या है? तो दो ही है, मनुष्य और बोविन। मनुष्य क्या है? यानी मनुष्य से ही एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंच जाना, यह है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, फिर उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति जो हेल्दी है वो भी इन्फेक्टेड हो गया, तो मनुष्य ही इसका वाहक है। और जो दूसरा बताया गया बोविन टाइप, आपको ऊपर बताया गया था कि इस बीमारी का संक्रमण पशुओं में भी हो सकता है। ये जो दूध देने वाले पशु जैसे गाय है, भैंस है, उनके दूध में ये बोविन टाइप का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। यही बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम बोविन टाइप का नाम देते हैं। तो जब हम मिल्क को बिना बॉइल्ड किए हुए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इस तरह की ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि ये जो अनपास्चुराइज्ड मिल्क है उसको यूज कतई न करें जब तक वो हाई टेम्परेचर पर बॉइल्ड न हो जाए, पास्चुराइज्ड न हो जाए, तब तक उस मिल्क का सेवन करना खतरे से खाली नहीं। अब आइए इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में इसका बहुत सेट फंडा है और इसको हम नाम देते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब वह थेरेपी या वह ट्रीटमेंट जो केमिकल ड्रग्स के सहारे किया जाए, उसको हम नाम देते हैं कीमोथेरेपी। तो इसमें मुख्य रूप से 5 ड्रग ही माने जाते हैं जिसके द्वारा हम इस पेशेंट का या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के इन्फेक्शन की रिकवरी करते हैं। इसमें 5 ये ड्रग बताए गए: आइसोनाइलजिट, रिफाम्पिसिन, पाइरोजिनामाइड, इथम्बुटाल। ये 4 तो ओरल टैबलेट के फॉर्म में मिलेंगे और 5वां होता है इंजेक्शन जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा अगर किसी ड्रग की जरूरत नहीं है, हाँ कुछ सिम्टोमेटिक आधार पर, जैसे पेन है पेनाल्जेसिक आप दे सकते हैं, पायरेक्सिया है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, वोमिटिंग हो रही है तो एंटीएमेटिक दे सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक लक्षण के लिए उसके आधार पर हम कोई दवा तो दे देंगे, लेकिन जो स्पेशली इस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है वो इन्हीं दवाओं के सहारे हम करते हैं और यही वो ड्रग हैं आइसोनाइलजिट, रिफाम्पिसिन, पाइरोजिनामाइड, इथम्बुटाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस तरह से हम ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज जिसका नाम ट्यूबरकुलोसिस या हिंदी में जिसको आप क्षय रोग या टीबी की बीमारी बोलते हैं, इसका सब कुछ मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया। फिर अगले एपिसोड में हम कोई नई ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज की चर्चा करना चाहेंगे।